हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2026 में आने वाला फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले, यानी 27 फरवरी को जो पेपर आएगा वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें बताए गए प्रश्न जो अभी तक सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो प्रश्न हैं, और इस साल जो भी पेपर बनेगा उसमें से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कम समय बचा है, जितना हो सके अनसॉल्व पेपरों को सॉल्व कीजिए, यानी पिछली साल जो आए हुए पेपरों को सॉल्व कीजिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किन किन टॉपिकों से पेपर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, यानी आया था पिछली साल, और किन से बन सकते हैं। तो इससे एक और हो जाएगा कि आपके जो समय होता है आपके पास 3 घंटे, उसमें आप पेपर को हल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो एक ये भी आइडिया हो जाता है। तो अनसॉल्व पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, तो इनको जरूर सॉल्व कीजिए, यानी मॉडल पेपर जरूर लगाइए। तो आइए देखते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना होगा, नाम भरना होगा, ठीक है। ये सब पेपर नंबर, पेपर कोड नंबर होता है। और यहाँ पर जो 2026 सब बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखा होगा। समय होगा आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70 अंक का। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। कुछ निर्देश दिए होते हैं जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 5 खंड है, खंड आ, बा, सा और या। कितने? 5 खंड है, खंड आ, बा, सा और या, ठीक है, वो हो जाते हैं। तो खंड आ बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ये भी 1 अंक के होंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न को 2 भागों में बांटा गया है, 1 और 2 में, एक 2 अंक वाले होंगे और एक 3 अंक वाले होंगे, ठीक है। और खंड या में जो आपको 5 अंक वाले प्रश्न दिए होंगे। कितने? 5 अंक वाले प्रश्न होंगे, ठीक है, लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर खंड कितना है, 1 2 3 4 खंडों में बांटा गया है। आ, बा, सा और यह 4 खंडों, सॉरी 4 खंडों में है, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये हो जाएंगे। और प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य, यानी कुछ प्रश्न प्रतीक चिन्ह दिए होंगे, जैसे जैसे आपसे बोला गया सी का मान क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एच का मान प्लांक नियतांक का मान, ये सब कुछ मान यहाँ पर पीछे आपको दिए होंगे। तो आइए अब देखते हैं, अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। तो देखिए, पहला बहुविकल्पी प्रश्न, यानी खंड आ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है वो देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किसके लिए? नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए। तो आपका सही आंसर होगा लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। फिर क्या है, 100 प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। क्या है? वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, या वोल्ट एम्पियर सेकंड का। तो सही आंसर है आपका वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और प्रश्न है कि जो द्रव तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो किस पर? आवेश पर। किस पर नहीं करती है? आवेश पर निर्भर करती है, नहीं करती है, ठीक है। फिर एक और है, जो 20 कूलाम का एक आवेश 3 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र पर आवेश क्या हो जाएगा? कहा है कार्य, चुंबकीय क्षेत्र पर आवेश का किया गया कार्य होगा, तो उस पर क्या होता है? आवेश कार्य क्या होता है? शून्य है। यानी क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो ये क्या होता है? इसका आंसर, इसको हल नहीं करना है, क्या आएगा इसका आंसर? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो अब देखिए अगला है एक और, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्या करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब देखिए प्रश्न है, विशिष्ट चालकता एवं अपवाह्य वेग में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। विशिष्ट चालकता एवं अपवाह्य वेग में संबंध के लिए समीकरण। तो आइए हम इसका निर्धारण कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर चलिए यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर आप समझिए, जैसे हमने दिखाया कि विशिष्ट चालकता क्या होती है? सिग्मा बराबर क्या होता है? J/E। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र क्या होता है? सिग्मा बराबर J/E होता है। चूंकि हम जानते हैं अपवाह्य वेग की बात करें तो VD बराबर क्या होता है? J/NE होता है। अपवाह्य वेग के लिए क्या होता है? VD बराबर J/NE होता है। अगर हम क्या करें, इसका कैंची गुणा कर लें तो J बराबर क्या हो जाएगा? J बराबर हो जाएगा VDNE। क्या हो जाएगा? VDNE।
एन ई हो जाएगा। अगर हम इस समीकरण में इसका मान रख दें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर मान रखेंगे जी की जगह, तो वी डी एन ई क्या हो जाएगा, वी डी एन ई हो जाएगा कि नहीं, वी डी एन ई हो जाएगा। और बटे में क्या होगा आपका, ई होगा, बटे में क्या होगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। कैसे ये हो जाएगा, जहाँ पर जो जो सिग्मा क्या होगा, विशिष्ट चालकता हो जाएगी, वी डी क्या होगा, अब वेग हो जाएगा। ठीक है, वो एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, ई और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। यही क्या होता है, इसका संबंध हो जाता है। बस कुछ नहीं है, इतना है करना है आपके लिए, लिख लेना है आराम से, इसको कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। तो आइए हम देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ पर म्यू क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता होता है, निर्वात की चुंबकशीलता होता है, एक नियत चुंबकशीलता होती है। फिर क्या है, 1 किलोवाट का मान जूल में बदलिए। आइए देखते हैं कैसे, इसको कर लेते हैं। तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट, और 1 किलोवाट प्रति घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 घंटा। ठीक है, अब देखिए 1 किलोवाट यानी 1000 वाट में कितने वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड हो जाएंगे नहीं, और 3600 सेकंड हो जाएंगे। सेकंड से आपका सेकंड कट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, 3600 का इसमें 1000 में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3600 और कितने 3 4 5 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, सेकंड हो जाएंगे। फिर हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर करेंगे हम 1.6 गुणे 10 की घात 6, यानी जितने घात यहाँ पर, जितनी यहाँ पर बिंदी बढ़ाएंगे तो ये घात यहाँ पर 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएंगी, 5 घात, एक अंक और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 6 होगा। वही कि वही, अगर हम क्या करेंगे 3.6 से 3.6 10 की घात 5 6 है, तो अगर एक पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, एक कट जाएगा तो वही 5 घात आ जाएंगे कि नहीं। तो बस कितना होता है इसका मान, तो जूल, सॉरी किसके क्या हो, जूल है, जूल में निकाल रहे तो जूल में, तो 3.6 गुणा की 6 जूल हो जाएगा। ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। ऐसे देखिए क्या है प्रश्न, 100 प्रेरकत्व का विमेय समीकरण निकालिए। 100 प्रेरकत्व क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर सॉरी देखिए क्या होता है, ई बराबर माइनस जो क्या होता है एल डी डी फाई बटे डी टी क्या होता है, सूत्र क्या होता है इसके लिए, 100 प्रेरकत्व के लिए, 100 प्रेरकत्व क्या होता है, ई बराबर माइनस डी फाइव बटे डी टी होता है, जिसके लिए मात्रक क्या होता है, तो इसके लिए मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट सेकेंड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रति क्या होता है एम्पियर, क्या होता है वोल्ट प्रति सेकेंड एम्पियर। तो देखिए क्या पढ़ा हमने, एक चीज जानते हैं, यहाँ पर थोड़ी हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप क्या होता है, ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वोल्ट, तो वोल्ट यानी विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और वोल्ट का मात्रा, वोल्ट की विभव यानी विभव की विभव क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 a-1 क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 a-1, आपने पढ़ा होगा कि नहीं, भी बराबर क्या पढ़ा आपने, डब्ल्यू बटे क्यू पढ़ा कि नहीं। तो W क्या होता है, कार की में क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2 होती है, इसकी विभव क्या होती है ए टी, तो क्या हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस के, ये प्लस का है ऊपर जाएगा, माइनस को हो जाएगा तो टी माइनस 3, ए भी ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 हो जाती है। और सेकंड की क्या होती है, जो सेकंड की क्या होती है टी होती है, ठीक है, तो ये प्लस में है, तो प्लस में से 3 में से एक चला जाएगा तो कितने बचेंगे 2, और नीचे क्या है एम्पियर, तो एम्पियर क्या हो जाती है ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, तो एम एल स्क्वायर टी कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस की 2, ये हो जाएगा, ये प्लस का ऊपर जाएगा, माइनस का माइनस की 1 और माइनस की 2, एम एल माइनस की 2, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस की 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 100 प्रेरकत्व का विमीय समीकरण हो जाएगा। ठीक है, 100 प्रेरकत्व का
विमेय समीकरण हो जाएगा। तो अब देखिए अगला देख लेते हैं। अब अगला क्या है, अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है एक तरंगार्ग को परिभाषित कीजिए। तो आइए तरंगार्ग की परिभाषा आपको बता देते हैं। किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्ग कहते हैं। किसी माध्यम में के समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों के स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्ग कहते हैं। होता कि नहीं। फिर क्या है, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए रेडियो तरंगों का आवृत्ति परिसर 3 × 4 हर्ट्ज तक होता है। और इसका तो सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परिसर 3 × 11 से 1 × 9 हर्ट्ज तक होता है। अतः सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास क्या होता है, अधिक होता है। सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास क्या होता है, अधिक होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है जो है नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो क्या है, देखिए कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, कि द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों का यही अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि द्रव्यमान क्षति प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान किसमें, नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। बंधन ऊर्जा क्या होती है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक की न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा इतनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर कुल बंधन ऊर्जा बटे इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है, एकीकृत क्या होता है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU की समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो देखिए ये सिंपल सा है, थोड़ा सा इसे यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा बस उसको देख लीजिए कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU कार्बन परमाणु के 12वें द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। यहाँ कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12.00 AMU होता है। यानी एक AMU बराबर 10^12 एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, जो कि कितना मान होता है इसका 1.66 × 10⁻⁷ किलोग्राम। या इसको AMU में कितने मिले इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाया तो उसके लिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। इसका बस ना लिख लीजिए, इसका निर्धारण हम एक नेक्स्ट वीडियो में इसका कराएंगे हम। अगला क्या है, द्रव तरंगे क्या है, दे ब्रोगली समीकरण लिखिए। तो द्रव तरंगे क्या होती हैं, तो देखिए कि जब कोई द्रव कण जैसे फोटोन इलेक्ट्रॉन आदि गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग संबंधित रहती है, अर्थात वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो द्रव कणों के संबंध इन तरंगों को द्रव कणों से संबद्ध इन तरंगों को ही द्रव तरंगे कहते हैं। इसके लिए सूत्र क्या होता है, दे ब्रोगली लैम्डा बराबर H/P होता है, या H/√2m के इसके लिए सूत्र हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो या आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। यानी आपको निकालना है V बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³ हो जाता है। ठीक है, 2p/r³ निकालना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है, थोड़ा गलती हो जाएगा, p/r² होता है क्या, p/r²। V बराबर 1/4πε0 इंटू p/r² हो जाता है। इसका निर्धारण करना होता है। इसको हम करा चुके हैं एक वीडियो में पहले भी, तो अक्षीय स्थिति वाली वीडियो हम लिंक दे देंगे, उसको कर लेना है। फिर यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम, हम बायो-सेवर्ट का नियम भी करा चुके हैं। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम भी करा चुके हैं, इसको देखना है। तो बायो-सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो-सेवर्ट की समीकरण की सहायता से म्यू नॉट यानी जो चुंबकशीलता का मात्रक लिखिए। तो क्या होता है, जो चुंबकशीलता का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसका निर्धारण करना है इसकी सहायता से। तो अगर इसको हम कर देते हैं, इसका निर्धारण हम कर देते हैं। जैसे आपको बस इतना तो पता है कि बायो-सेवर्ट के नियम का निर्धारण आपको करना है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है कि डेल्टा बी बराबर μ0/4π इंटू आई डेल्टा एल बटे r²। क्या होता है, r² यानी साइन थीटा बटे साइन
थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, म्यू नॉट का जो मात्रक, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। तो कैसे कर सकते हैं, इसके इसी की सहायता देखिए क्या करना है। तो यहाँ पर पहले तो एक बात जान लीजिए कि 4 पाई और साइन थीटा की कोई विमा नहीं होती है। क्या होती है, इनकी कोई विमा नहीं होती है। तो ये 4 पाई और साइन थीटा की कोई विमा नहीं होगी। अब बचा क्या हमारे पास, डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो आई डी एल बटे आर स्क्वायर बचा। हम अगर कैंची गुणा करें तो म्यू जीरो इंटू आई डी एल बराबर क्या हो जाएगा, आई डी एल बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी गुणे आर स्क्वायर हो जाएगा। हमें जो कि म्यू जीरो की विमा चाहिए, तो म्यू जीरो बराबर मात्रक चाहिए, तो म्यू जीरो बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी गुणे आर स्क्वायर बटे क्या होगा, आई डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, आई डेल्टा एल हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो बी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, जैसे कि हम न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और आई धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर एम्पियर। ठीक है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर का मीटर। ठीक है, ये क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर हो जाता है। अब देखिए, अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा न्यूटन, इसका गुणा इसमें हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में क्या होगा, एम्पियर का एम्पियर में गुणा होगा, मीटर का मीटर में, तो हो जाएगा एम्पियर एम्पियर स्क्वायर गुणे मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर ये मात्रक बन जाएगा। बस इतना ग्रहण करना है हमें। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रिज्म कोण 60 अंश वाले प्रिज्म में प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश प्राप्त होता है। प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या दे रहे हैं कि प्रिज्म कोण क्या होता है, ए कितना है, 60 अंश है। विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा एल कितना होता है, डेल्टा 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। और क्या कह रहे हैं, आप वर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए सूत्र होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बटे 2। तो एन बराबर क्या है, साइन ए कितना है, ए कितना है हमारा, ये कितना है हमारा, देखिए ए हमारा 30 अंश और ये कितना है, 60 अंश। तो 30 अंश प्लस 60 अंश बटे 2, यहाँ पर साइन ए कितना है, 30 अंश बटे 2, सॉरी ए कितना है, ये कितना है, प्रिज्म कोण 60 अंश है, और कितना है, 60 अंश है, 60 अंश। तो हम वर्ग के क्या यहाँ पर देखें तो क्या होगा, साइन 30 60 कितने हो जाएंगे, 90 बटे 2, यहाँ पर साइन 2 से 30 काटेंगे, कितने 30 अंश, ये कितना हो जाएगा, 45 अंश। ठीक है, 45 अंश, यानी साइन 45 अंश बटे साइन 30 अंश। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 अंश का 1/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2/√2 हो जाएगा। इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2 का गुणा ऊपर, √2 का गुणा नीचे, तो हो जाएगा 2√2, यहाँ पर 2 √2 का यानी 2, तो 2 से 2 हटेगा यानी √2 आंसर आ जाएगा। यानी √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। ये आंसर आ जाएगा। बस खत्म बात। अगला देखिए क्या है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखना है आपके लिए। ठीक है, फिर क्या है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है, यानी B बराबर म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर हो जाएगा। इसको आपको सिद्ध करना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखना है। बोर के परमाणु मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, क्या हुआ, नियम। आप इनको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, गारंटी ले लीजिए मुझसे, ये आपके पेपर में साल आने वाले हैं। फिर एक सवाल हो जाएगा, इसको हम बाद में करा के देंगे। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध ध्यान रखना है। आई बराबर NEAVD, इसको सिद्ध करना है। गॉस नियम का निर्धारण FI बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट का निर्धारण करना है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला क्या है, एकल झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की
व्याख्या करनी है। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयोजन की फोकस दूरी यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 को सिद्ध करना है। और प्लस 5 डायोप्टर तथा माइनस 2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, इनकी संयुक्त फोकस दूरी निकालना है, यानी P बराबर P1 प्लस P2। एक प्लस 5 है, एक माइनस के 2 है, संपर्क में रखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस के 3 बच जाएंगे, P बराबर 3 बच जाएगा। और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो P बराबर क्या होता है 1/f, यानी तो ये F बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो P कितना निकला अपना 3 डायोप्टर, उसका आप भाग दे लोगी, आप कुछ भाग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर मान लो इसके लिए, तो 100 में 3 से भाग दे लीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर क्या है, ऐसे ही एक सवाल ये भी है संधारित्र के लिए। फिर अन्योन पीड़न से क्या अभिप्राय है, अन्योन पीड़न गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन पीड़कत्व का सूत्र लिखिए, इंपोर्टेंट है, तैयार करना है। तरंगों के व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक अलजेब्रिक प्रारूप के का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। देखिए वे प्रश्न रखे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए, इसमें मैंने सबसे ज़्यादा परिभाषा और डेरिवेशन को रखा हुआ है जो आई हुई है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए जब उनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ रखा हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एक न एक प्रश्न आने वाला है। फिर देखिए दृष्टिकरण प्रक्रिया क्या है, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया परिपथिति की सहायता से समझाइए। ये एक ना एक जरूर प्रश्न आने वाला है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अग्रभिनत, पश्चभिनत, ये 4 प्रश्नों में से एक ना एक प्रश्न जरूर आएंगे। और यहाँ पर कुछ जो मान दिए होंगे, जैसे यहाँ पर द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, H प्लैंक नियतांक और प्रकाश की चाल, ऐसे कुछ मान दिए होंगे। इस प्रकार आप पेपर को हल कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।